नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? ऑल ओके है बेटा? तो प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का पूरा डिटेल में समझने की प्रैक्टिस के साथ साथ आप कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जितने सवाल पढ़ाए बताए बेटा, ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा ये बताओ, फाउंडेशन कोर्स में जितनी आपने चीजें पढ़ी, हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताया था और इस शीट में टोटल सवाल थे 55। यहां तक अपने सारे क्लास में पूरे कर लिए थे। किसी बच्चे का बेटा 55 नंबर सवाल तक में कोई डाउट है क्या फाउंडेशन वाली शीट में? नहीं है? अनुराग भैया की क्लास पढ़े नहीं हो क्या? ये तो अपन ने क्लास में सवाल किया था भाई। अगर क्लास को पढ़ते, ये सेम सवाल तो अपन ने क्लास में किया था। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भैया, वो कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा। अगर जनसंख्या 20 लाख थी तो 1% घटेगी, 19,80,000 रह जाएगी। फिर 1980 घटेगी तो अगेन कम 3 बार चेंज करना था। और वैसे भी आपको आइडिया पड़ना चाहिए कि उसके अलावा, ऑप्शंस के अलावा कोई और तो उत्तर बेटा बन नहीं पाएगा, और तो जानकारियां पॉइंट में आएंगी। अरे डी नहीं आएगा सौरभ। डी उत्तर कैसे ज्ञात करोगे? इसका 1% निकालोगे, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा भाई। हो गया ना सवाल? क्यूब में डायगोनल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ये सब वन डी फिगर होती हैं, लाइक साइड हो गई, डायगोनल हो गया, परिमाप हो गया। तो ये सब तो सेम तरह बदलेंगे ना। अगर साइड को तुम दुगना कर रहे हो तो डायगोनल भी दुगना होगा, परिमाप भी दुगना होगा, परिमाप भी दुगना होगा। तो आज अपन शीट नंबर 4 को शुरू कर लें भाई। शीट नंबर 3 तुम्हारी पूरी हो गई थी। चलिए, हमने कैटेगरी वाइज प्रैक्टिस के बेटा सवाल नहीं बने, डाउट क्लास में करना सृष्टि बेटा, उसके लिए डाउट क्लास आएगी। वेडनेसडे की क्लास डाउट क्लास आएगी, वहां कर लेना अगर कोई सवाल नहीं बने तो। अरे अभिषेक, अभी तो कहानी शुरू हुई है यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? बिना मतलब बातें मत, खत्म कब होगा? जब टाइप सारे पूरे हो जाएंगे, खत्म अपने आप हो जाएगा। अभी बेटा देखो, मैंने ना आपके लिए पूरी मेहनत करके क्या करा, कैटेगरी वाइज क्वेश्चन डिवाइड कर दिए। जैसे आपने शीट नंबर 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, उनमें बेसिक वाले सवाल थे। शीट नंबर 3 में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को पढ़ा। शीट नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इस शीट का जो आधार है, जो अपना बेस है, वो है जिसके सवालों की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आपके सामने इनकम वाली बात आएगी, कहीं एक्सपेंडिचर वाली बात आएगी और सेविंग वाली बात आएगी। इन बातों पर आधारित अपनी ये शीट है और आज की क्लास के इन 50 सवालों पे हम इन्हीं बातों पे रिसर्च करने वाले हैं। ऐसा बच्चों, आप ये बात जानते हैं, आपकी इनकम, जो आपकी आय होती है, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय और सेविंग का मतलब बचत। खर्चा और बचत अगर जोड़ोगे तो वो आपकी इनकम के बराबर आएगा, वो आपके इनकम के बराबर आएगा। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक आदमी की जो भी इनकम है, वो उसमें से 20% की सेविंग कर रहा है, अगर ये 20% की सेविंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप ये मान सकते हैं कि उसने 80% खर्चा किया होगा। एक शब्द को देखकर आप बाकी की बातों को जज कर सकते हो ना। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% सेव करता है। अगर ये 20% सेव करता है ना, तो
तो आप ये कह सकते हो जी 1/5 सेव करता है, यानी 5 रुपए अगर इसकी इनकम थी तो 1 रुपए की सेविंग करता है, यानी 5 रुपए इनकम में से 4 रुपए का खर्चा और 1 रुपए की सेविंग कह सकता हूं क्या? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशो की बात करें तो क्या ऐसी बातें अपन मान सकते हैं ना? ये सब तो बहुत आसान बात है। अब देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक वाले सवाल बनेंगे, एक इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी आएगा। जैसे मैं जितने रुपए कमा कर लाया 20% मैंने मकान का किराया दे दिया, बाकी बचे पैसे में से इतना, बाकी बचे पैसे में से इतना, ऑफ द रिमेनिंग वर्ड मिलेगा। तो आप समझ लेना कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात चल रही है। इन सवालों में हमें सक्सेसिव का केस अप्लाई करना है। कोई बताएगा नहीं तुम्हें ऐसे ब्रैकेट में लिखकर कि इसको सक्सेसिव से बनाओ, तुम समझ लेना कि रिमेनिंग की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को क्या काम करना है बच्चों, एक बार मुझे इस बात को पढ़ के बताओ कि सक्सेसिव की बात हो रही है कि नहीं हो रही। एक साथ क्वेश्चन तो लिए ताकि समझा पाऊं तुम्हें बात में। देखो, आपके सामने ये बोला एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पर खर्च कर दिया। सक्सेसिव का सवाल नहीं है, इसमें आप सक्सेसिव की बात अप्लाई नहीं कर सकते। आपने कहा जी 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। बेटा 40% खर्चा कर रहा है और यह खर्चा 17,600 के बराबर है। यह खर्चा 17,600 के बराबर है। तो इस महीने में इनका वेतन बताओ। वेतन तो बेटा 100% होता है, वेतन तो 100% होता है। तो ये अगर 40 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 44 और 0 44,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, काउंट करना भी आपके लिए आसान है। लेकिन ध्यान देना, आप कहीं क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत कर देना। जिस सवाल में ऑफ द रिमेनिंग वर्ड मिल जाए तो सक्सेसिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर नहीं मिलता तो नॉर्मल तरीके का सवाल है, फिर आप नॉर्मल वाली बात पे ट्राई करना है। समझो, रेशो कम परसेंटेज, रेशो और परसेंटेज, ये सारी बात। अरे कितने सवाल तुम्हें करवाए हैं केंजो, इंक्रीज डिक्रीज के कितने सवाल करवाए हैं भाई, समझ में नहीं आया क्या? शीट नंबर 3 पूरी तो इस बात पर बेस्ड थी यार। कह रहा वो होगा ना, वो हो गया बेटा, वो जितना भी वो होता है सारा हो गया। सक्सेसिव के 55 सवाल करवा दिए भाई, उसके बाद भी बात बाकी रह गई कोई यार। हाँ आशुतोष बेटा 3 सक्सेसिव कैसे होगा? ओहो, ये तो मैंने बच्चों को बताया ही नहीं। ओफो, मुझे पता ही नहीं चला भाई। आशुतोष मुझे पता नहीं था कि आप आज की क्लास में आओगे यार, मुझे पता नहीं था कि आप 18 सितंबर को ज्वाइन करोगे। मैं नादान परिंदा हूं भाई, मैंने गलती से बाय मिस्टेक वो कंसेप्ट 15 सितंबर को ही बता दिया। अब आप मुझे ये बात पहले कह देते कि सर मैं 18 को आऊंगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग चलता भाई। अब मैं उस अकॉर्डिंग चलता भाई, अब तुम आ जाओ भाई, मुझे मेरी गलती है भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है बेटा, है ना। मेरे को पता नहीं था कि आप आज ही क्लास में आओगे भाई, मैंने पहले करवा दिया यार, कैसे करें यार। सुनो, एक बात मुझे बताओ, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है, 5:6 बनेगा। तुलसी राम का वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है, तो ये अगर 5 है तो ये 6 बनना चाहिए। तुलसी राम 720 की बचत करता है जो 4% है। बच्चों 4% वैल्यू है 720 की, 1% की वैल्यू बनेगी 180 और 100% की वैल्यू बनेगी 18,000। अब ये 18,000 कुछ और नहीं है, ये तुलसी राम का वेतन है, ये तुलसी राम का वेतन है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करना है तो 15,000 बनना चाहिए क्या? 6 की वैल्यू 18,000 है तो कश्यप का वेतन 15,000 बनेगा। मेरे दोस्तों, आपका ये मैथ का कोर्स 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। शैलेंद्र जी 11 सितंबर से बेटा हम 5 बजे वाली क्लास में परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। बेटा एक बार पुरानी बातों को पढ़ोगे तो ये समझ में आएंगी कि 5 और 6 कैसे आया। अब कैसे आया के लिए बेटा पुरानी क्लास पढ़ेगा तो बातें जोड़ पाएगा, ऐसे बीच में समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मुझे लैंग्वेज पढ़कर इतना बता दो कि सवाल में सक्सेसिव है या नहीं, यस और नो की बात बता दीजिए, है ना। ये तुमको सवाल पढ़कर जज करना है। ऑफ द रिमेनिंग, शेष वेतन का मिल जाए तो सक्सेसिव वाली बात बन जाती है, सक्सेसिव वाली बात बन जाती है। ये सवाल पिछली शीट में भी था। बेटा एक व्यक्ति की इनकम को 100 मान रहा हूं, ठीक, इनकम कुछ भी मान सकते हैं। तो फूड पर आपने भोजन पर खर्चा किया है 40 रुपए का, अब बच गए 7। अब कितने बच गए? 7। यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे आपने खर्च किया है
शेष का 1/3 20 रुपए खर्च करें हैं, अब बच गए 40। अब 4500 रुपए बचाता है, जो क्या है, जो भोजन और यातायात पर खर्च के बाद के रुपयों का आधा है। 40 नहीं, 20 की वैल्यू है। भोजन और यातायात पे खर्च हुआ ना, जितने बचे थे उसका आधा है, यानी ये 20 की वैल्यू है बेटा। तो आपको वेतन ज्ञात करना है, ये वैल्यू ज्ञात करनी है 45 5 225 और आगे डबल जीरो लगा दीजिए, उत्तर सवाल का बी बनेगा। चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, सक्सेसिव कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बात को समझ पा रहे हो? हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने फूड पर कितना खर्च किया, इसने फूड पर कितना खर्च किया, पैसे बताओ, अमाउंट, आकांक्षा अमाउंट, पैसा, कि फूड पर कितने रुपए खर्च किए, 9000 रुपीज। अगर मैं पूछूं ना फूड पर कितना खर्चा करा है, तो फूड पर उसने 9000 रुपए खर्च करे। ये इस सवाल की लैंग्वेज में दिया हुआ है, और लैंग्वेज से ही चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, एक सिंपल सी बात बताना, सवाल पढ़कर, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। दोनों का वेतन बराबर है, दोनों की सैलरी बराबर है। श्याम अगर 1540 की बचत करता है, अरे जितना इसका वेतन है उतना ही इसका वेतन है, फर्क भी क्या पड़ता है बेटा। 22% का अगर मान 1540 है तो 1% का मान बनेगा 70, 1% का मान बनेगा 70। राम का सेविंग आ रहा है 14%, तो 14% की वैल्यू आ जाएगी 980 रुपए। अब ये बात तो बिना मतलब की है ना कि राम का है या श्याम का है। जब दोनों की सैलरी बराबर है, जब दोनों का वेतन ही बराबर है, तो चाहे बात राम की करो चाहे बात श्याम की करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही केस में बात तो आपकी सेम बननी चाहिए ना बेटा। 4 नंबर सवाल समझ में आया? सुनो, एक परिवार में 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है राइस पर, एक होता है फिश पर, एक होता है ऑयल पे। खर्चा इनका 12:17:3 में हम अपनी मर्जी से, क्या बच्चों ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या हम इस कहानी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आगे चलकर इनके परसेंटेज ज्ञात करने हैं। अब पॉइंट से बचने की बजाय ऐसे मान लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि आज इस परिवार का पूरा खर्चा 320 रुपए है। 120 रुपए के चावल लाते हैं, 170 रुपए की मछली और 30 रुपए का ऑयल लेके आते हैं। ठीक, अब क्या है दोस्तों, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। 20% चावल का रेट बढ़ गया बेटा। 20% बढ़ेगा तो 24 रुपए बढ़ेंगे क्या? आप मुझे बताना कितने बढ़ेंगे? 24 बढ़ेंगे। अच्छा, मछली का रेट बढ़ेगा 30%, 17 तिया 51 रुपए बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। 50% ऑयल का रेट बढ़ गया तो 15 रुपए इसके बढ़ गए। यानी आपके खर्चे में जो नई फिगर ऐड हो गई, जो नए पैसे बढ़ गए, क्या 90 रुपए बढ़ गए क्या? मैं पूछ रहा हूं खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? सर 90 रुपए खर्चा बढ़ गया, 320 से बढ़ गया, गुणा में 100 और परसेंट। आपने कहा जी 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से काटना 25, 4 से काटना 8, 25 निमा 225/8, 8 दूनी 16, 28 सही 1/8% आएगा। इतना खर्चा आपका बढ़ गया है। ये रेशो पर भी जानकारी कह सकते हैं, परसेंटेज पर भी कह सकते हैं, बात तो एक ही है ना। दोनों का सिस्टम तो सेम ही है ना बेटा। हम ये सवाल करेंगे बाद में, पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये 28.56% कुछ जाना पहचाना है क्या? इसके बारे में कुछ बात दिमाग में देखते यार, ये सोचना नहीं पड़े ऐसे 28 पॉइंट ऐसे नहीं करना पड़े, देखते दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए। अच्छा एक और बताओ, ये 12.5% भी दिख रहा है? अरे वाह, ये तो तुम्हें याद हो गए ना। ठीक है, एक परिवार का गेहूं पर खर्चा चावल के खर्चे से इतने % कम है। चावल पर 7 रुपए तो गेहूं पर 5 रुपए खर्चा है क्या? चावल पर 7 रुपए तो गेहूं पर 5 रुपए का खर्चा है। चावल पर दाल से इतने % कम, अरे चावल और दाल का रेशो देखो, दाल पर 8 है तो चावल पे 7 है क्या? दाल पे 8 है तो चावल पे 7 है क्या? तो रेशो ऑलरेडी मर्ज हो गया ही, क्योंकि चावल देखो 7 बन रहा था, यहां भी 7 बन रहा, मैंने एक साथ लिख दिया ये समझते हुए कि चावल तो 7 ही आ रहा था, तो मैंने मर्ज कर दिया। रेशो को मर्ज करना आपको आता है।
अब ये सवाल बच्चों वैसा ही बन गया जैसा आपके सामने पहले था। अब क्या करना, देखो आप कुछ मान लो, चाहो तो 50 70 80 मान लो, क्योंकि खर्चे की बात है, आप अगर जो मन करे वो मान लो। आपको ऐसा हमें पॉइंट नहीं चाहिए सर, हम सवाल को अपने पॉइंटों से मुक्त चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपकी फ्रीडम है, आप ऐसे मान लो। हर बात देखो आप अपने फ्रीडम लेवल पे किया करो, आप मेरी बात मानो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें 50 में 70 में पॉइंट में दिक्कत नहीं है तो वो भी ठीक था, पॉइंट में आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है तो मैं ऐसे मान लूं कि परिवार का खर्चा 2000 रुपए आ रहा है, किसी बच्चे को यहां तक तो डाउट नहीं है, ये टोटल खर्चा हो रहा है आज। अब क्या हुआ, अब सर जी अब इनका खर्चा बढ़ गया, अब उनका खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। पहले बताओ गेहूं का खर्चा बढ़ा है 9.5%। क्या दोस्तों आप इस बात का 9.5% ज्ञात कर सकते हो? क्या आप इस बात का 9.5% ज्ञात कर सकते हो? देखो 10% आएगा 50, तो 9% 45, ये आएगा 47.5 रुपए। 475 नहीं, 9 आपने पॉइंट नहीं लगाया। अरे 500 का 10% आएगा 50, 1% आएगा 5, तो 47.5 खर्चा बढ़ गया। ऐसा 17.5% ज्ञात करना आता है आपको? कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है बेटा। आप चाहें तो 7/40 से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो 20% 140 और उसमें से 2.5% कम करना है, 122.5 रुपए इसका खर्चा बढ़ गया। अब ये पॉइंट्स में ज्ञात करना आना चाहिए, सिली मिस्टेक इनमें मत करना। और दाल का खर्चा 100 रुपए बढ़ गया क्या? तो सर जी इनका ना टोटल मिलाकर जो खर्चा बढ़ गया 130 और 40 170 270 रुपए बढ़ गया। मेरे को लग रहा है खर्चा 270 बढ़ गया, लेकिन दोस्तों ये कहता 540 बढ़ गया। अरे ये 540 कुछ और नहीं है, 270 की वैल्यू है, 2000 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि अगर मैं इस परिवार में पुराने खर्चे की बात करूं, पुराने एक्सपेंडिचर की बात करूं, पुराना खर्चा, पुराने खर्चे की बात करूं तो 4000 रुपए आएगा क्या? बेटा बताओ बताओ बताओ। हाँ, और देखो ये लोग 4000 रुपए खर्च करके 500 रुपए की सेविंग भी कर रहे हैं। बेटा 4000 रुपए खर्चा करने के बाद 500 रुपए की सेविंग भी कर रहे हैं, तो इनकी इनकम कितनी थी? सर जी इनकम तो हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होती है। 4000 रुपए का ये परिवार खर्चा कर रहा है और 500 रुपए की सेविंग फिर भी बचा पा रहे हैं, तो 4500 रुपए इतनी इस परिवार की इनकम रही होगी। ये इस परिवार का आय का सिस्टम रहा है दोस्तों। आसान है काफी। सुनो, हमने क्लास में कुछ प्रकार के, देखो इस प्रकार के सवाल किए थे। आप मुझे एक बात बताना, ए अपनी इनकम का 60% खर्चा करता है। बच्चों ए अपनी इनकम का 60% खर्चा कर देता है, तो 40% बचा पाएगा क्या? ए अपनी इनकम का 60% अगर खर्चा कर देता है तो 40% बचा सकता है क्या? और बी 75% अगर खर्चा कर दे रहा है तो 25% बचा सकता है क्या? हाँ, ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ए का 40% और बी का 25%, क्या ये मैंने डायरेक्ट इनका सेविंग निकाल लिया? सेविंग, और सेविंग में कह रहे हैं ए की बचत बी की बचत में 20% ज्यादा है, तो ये रेशो 6:5 बनना चाहिए क्या? ये रेशो 6:5 बनना चाहिए क्या? सर जी ये इनकी सेविंग का रेशो तो आया है भाई, ए का 40% और बी का 25% है, ये 6:5 में आना चाहिए। इसका मतलब ये इनकी सेविंग है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है। तो मेरे को ए और बी की इनकम का रेशो चाहिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटोगे 8 बार, 5 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 3 बार और 4 बार, काटा पीटी मचाकर बच्चों ए और बी का रेशो 3:4 बनना चाहिए क्या? ए और बी की इनकम का रेशो 3:4 बनना चाहिए। ए की इनकम 3 रुपए, बी की इनकम 4 रुपए, तो ए की इनकम बी की इनकम से 1/4 कम है, 1/4 कम है,
तो इसी को तो हम बोलते हैं 25%। ए की इनकम बी की इनकम से कितनी कम है? 25% कम है। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। शीट नंबर 1 और 2 में मैं आपको बता रहा था ना कि कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, ये ज्ञात करना आना चाहिए। अगर इसी सवाल में आपको बोले कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए 33.33%। सुनो, कितना बढ़िया सवाल है, एक बार ढंग से समझना। पिया और सोम का मासिक वेतन है 5:4 में, ठीक। फ्रॉम हर मंथली सैलरी, पिया, ये पिया आएगा इसमें, एक वर्ड पिया ऐड कर लेना, ये पिया की बात हो रही है। पिया अपने मासिक वेतन का 3/5 भाग अपनी मां को, वेतन का 15% अपनी बहन को ट्यूशन की फीस के लिए और 18% हिस्सा कर्ज के रूप में दे देती है। क्या कहीं सवाल में सक्सेसिव वर्ड या ऑफ द रिमेनिंग, शेष का, ऐसे कोई अल्फाज की बात की गई? नहीं। तो कुल मिलाकर तुम्हें साफ साफ शब्द दिए गए। देखो मैं सोम की बात करूंगा, पहले यहां से पढ़ो। आप मुझे बताओ पिया ने टोटल खर्चा कितना कर दिया? सर 3/5 भाग का मतलब होता है 60%, याद है तुम्हें? 60% तो इसने अपनी मम्मी को दे दिया, 15% बहन को ट्यूशन की फीस के लिए दे दिया और 18% इसने कर्ज के रूप में दे दिया। तो टोटल अगर देखा जाए तो पिया अपनी सैलरी का 93% खर्चा कर चुकी है। आप कहना जी पिया की सैलरी का 7% है ना, 7% वो 2100 के बराबर है। अजीत भैया सोम को एक बार मत मानो ना, सोम का कोई यूज ही नहीं है सवाल में, वो तो लास्ट की बात है, फालतू की बात है। आपका सवाल तो केवल पिया से सॉल्व होगा। पिया ने 93% का खर्चा कर दिया और 7% की सेविंग कर ली। पिया की सैलरी का 7% आएगा 2100 के बराबर। तो पिया की सैलरी का अगर तुम्हें 100% ज्ञात करना हो, यानी पिया की एक्चुअल सैलरी ज्ञात करनी होगी बेटा, तो 30,000 रुपए आएगी। क्या अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पिया की सैलरी पूछे तो पिया की सैलरी बच्चों 30,000 रुपए है, लेकिन पिया की सैलरी नहीं पूछी। अब ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट काम कर रहा है। पिया और सोम की सैलरी 5-4 में है। ये अगर 30,000 है, 6,000 गुणा है, तो 24,000 बनेगा सोम की सैलरी। मैंने आपसे पूछा था कि सोम की सैलरी कितनी है, सर सोम की सैलरी आएगी 24,000 रुपए। काउंट हो गया। बहुत कुछ लिखना भी नहीं है, ये स्टेप तो मैंने आपको समझाने को लिखे हैं भाई। 2 बार शीट अगर सॉल्व करोगे तो ये स्टेप भी दिमाग में होने लगेंगे, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कैसे करना है। मैंने ना सारे ऐसे टाइप वाइज क्वेश्चन ब्रेक कर रखे हैं। आज अपन इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, आगे जब आपको सवाल करवाऊंगा मैं इलेक्शन वाले, तो उस दिन इलेक्शन चलेगा बहुत टाइम तक। पास फेल वाले सवाल चलेंगे तो बहुत टाइम तक वही चलेंगे। वेन डायग्राम चलेगा तो बहुत टाइम तक वही चलेगा, ताकि हर एक कैटेगरी को आप पूरा कर पाए। सुनो, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमें सक्सेसिव वर्ड का यूज करना है। कह रहे ना 75% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, ये 7.5% को आप 3/40 कह सकते हो? सर 40 रुपए में से 3 रुपए खर्चे कर दिए तो 37 रुपए रह गए। शेष का 75% अगर खर्चा कर रहे हो भैया, तो 3/4 खर्चा कर रहे हो, 4 में से 3 रुपए रह गए तुम्हारे पास। 75% खर्चा कर रहे हो तो 4 में से 3 रुपए रह गए तुम्हारे पास में। माफ कीजिएगा, 4 में से 1 रह गया बेटा, 1 रुपया। 4 में से 1 रह गया, 3 तो आपने उड़ाई दिए, 3 तो आपने खर्चा कर दिया। तो अगर स्टार्टिंग में 160 रुपए थे ना, अब तुम्हारे पास 37 बचते। सवाल क्या था? 370 बच रहे हैं। तो ये अगर 37 की वैल्यू है तो 160 की वैल्यू बताओ बेटा, 1600 आपका उत्तर आ जाएगा क्या? हाँ, आपको यह समझना है कि रिमेनिंग वर्ड मिल जाए तो वो सक्सेसिव की बात हो रही है। फिर हमें इस तरीके पे सवाल करना आना चाहिए, इस तरह की बात आनी चाहिए। देखो थोड़ा सा सवाल के डेटा में गड़बड़ हो जाती है बेटा कई बार लिखने में। इसको देखते ही आप लोग ये समझ गए होंगे ना कि मैं 42 सही 6/7% की बात करने वाला था। देखो मैथ्स की समझ वही होती है बेटा, अगर कहीं गलती भी है ना तो भी आप जज कर पाओ कि हम कहना क्या चाहते हैं। 4 व्यक्तियों की इनकम इतनी है बेटा। अब देखो इसमें गजब की बात है, कुछ व्यक्ति खर्चे की बात कर रहे हैं
कुछ सेविंग की बात कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारे सामने देखो ये सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, लिखना बहुत ध्यान से, पढ़ना बहुत ध्यान से। तीन चीजें बता रहा हूं, एक तो इनकम, एक एक्सपेंडिचर, एक सेविंग। रेशो भी वो नाप तोल के देगा, आप घबराओ मत। 7, 4, 8, 10। ठीक। फर्स्ट पर्सन स्पेंड्स, खर्च करता है। क्या पहले पर्सन ने 3/7 खर्चा किया है क्या, कि इनकम में से 3 रुपए खर्चा करा और 4 रुपए बचाएगा? ये 3 और 4 कैसे आया, समझ में आया? 3 4 कैसे आया? दूसरा व्यक्ति 75% बचा रहा है। बेटा 4 में से 3 रुपए बचा रहा है, खर्चा कर रहा है 1 रुपए का, खर्चा कर रहा है 1 रुपए का। ये वाली वैल्यू 5/8 होती है क्या? 8 में से 5 रुपए बचा रहा है, 3 का खर्चा कर रहा है। अरे 8 में से 5 रुपए बचा रहा है तो खर्चा 3 कर रहा होगा ना। चौथा व्यक्ति 40% खर्चा करता है, 10 में से 4 खर्चा करता है और 6 बचाता है। 10 में से 40 रुपए खर्चा करता है और 6 रुपए बचाता है। अच्छा, अभी देखो हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। ये आगे तुम्हें कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ 4 पर्सन, टोटल इनकम कितनी आ रही है बेटा डेटा में? 7 4 11 8 19 10 29। टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 3 1 4 3 7 4 11 और ये आ रहा है 18। ऐसा ही आ रहा है क्या बच्चों? ऐसा ही आ रहा है क्या? ये कह रहा है जी, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ 4 पर्सन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन इज 198। 198 क्या है? 4 व्यक्तियों की टोटल इनकम और टोटल खर्चे का डिफरेंस है। मतलब ये सेविंग की वैल्यू है क्या? अरे इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सेविंग ही तो होता है, 18 की वैल्यू। तो आपने कहा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन, इनका टोटल खर्चा बता दीजिए। 11 बार कटेगा, 121 उत्तर बन जाएगा। ये आसान सवाल बन जाता है अगर तुम्हें परसेंटेज वाली बात याद है। अगर तुम्हें परसेंटेज को पढ़ना आता है तो सवाल बहुत इजी है। 10 सवाल शीट के पूरे कर चुके हैं। 10 के 10 सवाल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। देखो ये सवाल बेटा एलिगेशन का सवाल है। ये बात सुनो, क्या है? 18 से क्यों करे, क्या करा 18? क्योंकि सवाल में दिया गया प्रतीश, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया भाई। मुझे मैथ्स में कुछ आता नहीं है, मैं सवाल पढ़ता हूं उसी को सॉल्व करता हूं। बेटा ए अपने पैसे का 12% खर्च करता है, 12%। बी अपने खर्चे का 20% खर्चा करता है, खर्च करता है। तो उनके पास टोटल राशि का 85% रह जाता है। टोटल राशि में से 15% खर्च हो गया क्या? ए ने खर्च करा 12%, बी ने खर्च करा 20%। पूरे पैसे को देखूंगा तो 15% का खर्च हुआ है। बच्चों रेशो आना चाहिए 5:3 में। यानी अगर मैं ए का धन पूछूं ना तो आप कहना जी 1208 की वैल्यू है, ए का धन 5 गुना होगा, 750 रुपए आना चाहिए। ए के पास में कैपिटल 750 रुपए आनी चाहिए क्या? ए उत्तर नहीं है, पहले पूरा सवाल पढ़ो। ए आंसर देने वालों तुम्हारे पेपर में नंबर कट जाएंगे, फिर रोगे बैठ के कि अरे यार हमने सवाल पढ़ा क्यों नहीं। क्या मैंने ये पूछा है कि ए के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? क्या मैंने ये पूछा है कि ए के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? नहीं, मैंने पूछा है ए के पास कितनी राशि बची है। अरे भैया ए जब 12% खर्च कर देगा तो ए के पास उसका 88% बचेगा ना। अरे 12% खर्च तो करवाओ पहले, 12% खर्च तो करवाओ पहले। तो ए का 88% बचेगा। 750 का तुम्हें 88% ज्ञात करना आना चाहिए भैया, ये उत्तर बनेगा। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ो मेरे भाई, जल्दबाजी मत किया करो। 5 से 15, 5 से 2, 2 से 44, तो 660 रुपए उत्तर बनेगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाया? जब दो चीजों पे मिक्स वाली बात की जाए तो एलिगेशन काम आता है। एलिगेशन एक टॉपिक का नाम नहीं है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट का नाम है। 11 नंबर क्लियर? साथ साथ सवालों पे रिप्लाई देते रहिए कि हाँ इतनी बात क्लियर क्लियर क्लियर, ताकि आगे चलने में दिक्कत नहीं आए। सर में दर्द हो रहा है, मैं टैबलेट मंगवा लूं ना एक।
सुनो भाई, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, श्यामलाल अपनी इनकम का 25% बचाता है। 25% बचाने का मतलब पढ़ते ही ना तुम ये बात अपने दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि 4 रुपए में से 3 रुपए खर्चा, 1 रुपए का सेविंग। ये सवाल में दिया है। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए कमाकर लाया था, 3 रुपए का खर्चा, 1 रुपए की सेविंग कर रहा है। अब मैं अपने पॉइंट को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे ये कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू है, ये तो परसेंटेज की बात है, रेशो की बात है। आपका मन करे वो लिख लो, 40 30 10 मान लो, जहां तुम्हारा मन कंफर्ट जोन फील करता है वो मान लो। मुद्रास्फीति के कारण उसका खर्चा 16% बढ़ गया। बेटा खर्चा 16% बढ़ेगा तो 48 रुपए बढ़ेगा ना, 300 से बढ़ेगा। लेकिन सवाल में ये तो कहीं बोला ही नहीं है कि मेरी इनकम भी बढ़ी है ना। बेटा इनकम बढ़ने पर तो बात नहीं करिए, अगर केवल खर्चा बढ़ाए तो आप इनकम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, अगर आपका केवल खर्चा बढ़ाए तो भैया सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। अब केवल देखो, अब केवल 260 रुपए बचाता है, तो 260 कितने, 52 की वैल्यू मान लो। अब केवल 52 बचा पाता है बेटा। तो आपने कहा जी उसकी इनकम बता दीजिए, 400 से गुणा कर दीजिए, 2000 रुपए उत्तर बन रहा है। परसेंटेज पे इसी प्रकार के सवाल तुम्हारे पेपर में आते हैं, तुम्हें इनमें चिंता करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है बेटा। आओ बताओ, रतन का व्यय और बचत किसका रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का 5:1 दिया है। इनकम को अपनी मर्जी से 6 लिख दूं क्या? अरे जब एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया है, इनकम को 6 मान लोगे? ₹5 आपका खर्चा है दोस्तों, 1 रुपए की बचत कर रहे हो, तो इसका मतलब 6 रुपए आपकी इनकम रही होगी। भाई इनकम में से तो खर्चा करोगे, इनकम में से सेविंग करोगे। हाँ, अब इसको लिखने में ना घबराया मत करो, चाहो तो तुम 60 50 10 लिख लो। अब कई बच्चे ये भी डाउट पूछ सकते हैं कि सर आपने 600 क्यों नहीं लिया? अब मर्जी होती है, हमें ना इनका परसेंटेज ज्ञात करना है। अब मेरे लिए ये 15%, ये 25%, ये पॉइंट पॉइंट में डरता नहीं हूं, मतलब पॉइंट पॉइंट में डर लगता नहीं है। और किसी के मन में खौफ आ रहा हो, गुरुजी 15% तो पॉइंट, तो आप अपने मन से, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बात को रटो, मैं कह रहा हूं तुम तरीका समझो, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि मैं क्यों मान रहा हूं। जब 6 5 1 था तो काम उसी से हो जाता, पर अपन अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा बेटा वेतन 25% बढ़ गया, वेतन तो आपका बढ़ गया भाई साहब 150 रुपए। 25% तो पता है ना, तो दिमाग में कितना आता है, 1/4। कहीं कोई ऐसे नालायक लिखने बैठ जाए 600 गुना 1/4, तुरंत आना चाहिए तुरंत। बचत 15% बढ़ गई, यानी बचत तो केवल 15 रुपए बढ़ी है, तो इसका मतलब खर्चा तुम्हारा 135 बढ़ गया क्या? खर्चा तुम्हारा 135 बढ़ गया। कितने से बेटा, कितने से? सर जी 500 से बढ़ा है। और ये परसेंट ज्ञात करना मुझे लगता है तुम सब लोगों के बाएं हाथ का खेल है। उत्तर सवाल का बी आना चाहिए मुझे लग रहा है। तुरंत नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है दिव्य ज्योति, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है भाई? होना चाहिए। क्या 600 का 25% ज्ञात नहीं कर पा रहा है यार? 1/4 कोई भी संख्या है, अरे 4 से भाग ही तो करना है यार। 600 में 4 का भाग देगा 150, कर नहीं कर पा रहा। 4 से भाग करने का मतलब होता है आधे का आधा, आधा करेंगे 300, आधा करेंगे 150। इसमें क्या समस्या आ रही है? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा इसी सवाल में अब आप एक पॉइंट और समझ लो, देखो ये बेसिक वाली बात है, इसका जो बेसिक बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ना इसी सवाल पे एलिगेशन भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सर सेम क्वेश्चन पे एलिगेशन कैसे बनेगा? देखो आप मुझे बताओ एलिगेशन किस पे लगता है बेटा, एलिगेशन किस पे लगता है, किस पे? सर जैसे मान लो ये डेटा कुछ ए के बारे में है, ये बी के बारे में है, और यहां ए और बी का मिलाकर काम आता है क्या, ए और बी का मिला के?
इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर इन पर आप कभी भी एलिगेशन लगाते हैं ना, तो ध्यान रखना बच्चे, एक साइड में आपका लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर, एक साइड में आपका लिखा जाएगा सेविंग, और यहां पे आप लिखेंगे इनकम। क्योंकि देखो इनकम कुछ और नहीं होती है, इनकम कुछ और नहीं होती है, ए और बी का योगित होती है। इनकम क्या होती है? इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का योगित तो है ना। शब्द चेंज हो गए, ए प्लस बी नहीं है सर, ये इनकम है, ये अरे इनकम क्या है? इन दोनों का जोड़ी तो है। तो जब भी ऐसे सवालों में तुम्हें एलिगेशन अप्लाई करना है ना, तो हमेशा ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि एक तरफ आएगा एक्सपेंडिचर, एक तरफ आएगा सेविंग, और बीच में हमेशा इनकम लिखनी है, बीच में हमेशा इनकम लिखनी है। समझ में आया? सर यहां लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर, यहां लिख रहा हूं सेविंग। ठीक, मैं कहता हूं मैंने आपका बचत 15% बढ़ा दी, सेविंग बढ़ गई 15%। वेतन आएगा बीच में, बेटा वेतन को बीच में लिखना है बस। तो आप मुझे सीधी सीधी प्यारी प्यारी बात बताओ, क्या तुम्हें एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो पता है? जी हां, 5:1 आएगा, यही आएगा क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, सवाल में दिया हुआ है, मैंने माना कुछ नहीं है। एवरीथिंग, एवरी डेटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब अपना एलिगेशन काम कर रहा है बच्चों। सर जी इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर 5 की 10 है, 1 की 2 आनी चाहिए। सर ये जो संख्या आएगी, देखो मीन वैल्यू होती है, याद है ना, याद आया मीन वैल्यू, 1 25 से छोटा, 1 25 से बड़ा, तो ये 27% आना चाहिए क्या? दोनों टाइप से हो गया, दोनों टाइप से हो गया। बेसिक कैसे काम कर रहा है वो भी समझ लिया, एलिगेशन कैसे काम कर रहा है वो भी समझ लिया। पर ये ध्यान रखना, गलती मत करना, बात को समझ लेना, एलिगेशन जब भी लगेगा तो इनकम हमेशा बीच में आएगी, मध्य में इनकम आएगी। इज इट फाइन? दोनों टाइप आने चाहिए, एक टाइप का रिजिड नहीं बनना। अच्छे बच्चे हो, मेहनत से सीख रहे हो, दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। देखो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं सिंपल सी, इसमें सवाल में डेटा यूज कर रहा है, मेरी इनकम बढ़ गई, खर्चा रुपए में दिया, रुपए में, परसेंटेज में नहीं दे रहा, परसेंटेज में नहीं दे रहा, तो आप बेसिक से सवाल कर दीजिए। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है, डेटा में चल रहा है तो आप भी डेटा में चल रहे हो। बेटा मैंने 20,000 रुपए कमाए, 80% मैंने खर्च कर दिए, तो मैंने 16,000 रुपए खर्च कर दिए और 4,000 बचा लिए क्या? अब इसके लिए आपको बाल नोचने की आवश्यकता नहीं है। 20% का मतलब होता है 4/5, और इन संख्याओं का 4/5 करना मुझे लगता नहीं कि आपको परेशान करेगा। मेरी इनकम 20% बढ़ गई, बेटा 20% बढ़ेगी, 1/5 बढ़ेगी, 4,000 रुपए इनकम बढ़ेगी। नई इनकम 24,000, 5,000 रुपए खर्च कर दिए, 21,000 रुपए खर्च कर दिए। बचत के बाद मेरी सेविंग का परसेंटेज बच्चों 24,000 में से मैं 3,000 रुपए सेव कर रहा हूं बेटा, तो 3/24 मतलब 1/8 की सेविंग कर रहा हूं। 1/8 का मतलब यही होता है क्या? अब शायद तुम्हें यह पता लग गया कि इस परसेंटेज की टेबल की वैल्यू कितनी है। इस परसेंटेज की टेबल की वैल्यू कितनी है? जिस बच्चे ने टेबल पर एफर्ट्स मार रखे हैं उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। कोई तुम्हारा मित्र तुमसे पूछे कि भाई मुझे परसेंटेज पढ़ना है, तो आप उसको राय देना कि पहले वो टेबल को याद करके जा भाई, टेबल पढ़कर जाएगा तो तेरे लिए परसेंटेज बहुत आसान हो जाएगा, तब मजा आएगा बातें करने का। अच्छा मैं तुम्हें ये सवाल देखो दोनों टाइप से बताऊंगा, क्योंकि सवाल पढ़ लिया करो बेटा एक बार ना, तब समझ में आएगा बेटा। दोनों टाइप से बताऊंगा, बेसिक से भी और एलिगेशन से भी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो आप अपने माइंड में ठीक प्रकार से ऑब्जर्व कर लेना। 75% खर्चा कर रहा है, बेसिक बता रहा हूं ना उस्ताद, उससे समझो बेटा। 75% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 4 रुपए कमाकर लाया, 3 रुपए खर्चा कर रहा है, 1 रुपए की सेविंग कर रहा है क्या? अमन बेटा बहुत तेज नहीं बनते होते ना। हाँ सर आप 400 300 क्यों मान लेते हो? ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगे, और कुछ नहीं। वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, वेतन बढ़ गया 80 रुपए। खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, तो भैया कुल मिलाकर 70 रुपए अपने खर्चे को बढ़ाएगा क्या?
नहीं, माफ कीजिए, अरे उल्टा कर दिया मैंने। उसकी आय में 20% की वृद्धि, खर्चा इसने बढ़ा दिया 30 रुपए, 10%। खर्चा इसने 10% बढ़ा दिया, तो सेविंग बच्चों 50 रुपए बढ़ गई। सर पहले 100 रुपए की सेविंग थी, 50 रुपए बढ़ गई, तो 50% बढ़ गई। सर सीधी सीधी बात है, कोई चिंता की बात है ना। डेटा कितना आसान है। अगर रेशो लगाएं तो, अगर एलिगेशन लगाएं तो एक्सपेंडिचर और सेविंग पे काम करना। ये लो सर, आप बताओ इनकम कितनी बढ़ी है? 20%। इनकम को बीच में लिखूं क्या? बीच में इनकम हमेशा बीच में लिखनी है, जल्दबाजी मत करना इस बात को लेकर। खर्चा बढ़ा है 10%। सर जी एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो 3:1 बन रहा है क्या? कैसे पता? अरे 75% खर्चा करता है ना, 4 में से 3 रुपए खर्चा, 1 रुपए की सेविंग, तो खर्चा और सेविंग 3:1 में आएंगे। इनका डिफरेंस 10, 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, 20 और 30 50। सवाल का उत्तर बन गया जी सी। चाहे तरीका ये करो चाहे ये करो, आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको दोनों नहीं करने हैं बेटा। जो तुम्हें अच्छा लगे वो काम कर लो, लेकिन तरीका आपको दोनों आने चाहिए। बेसिक से करोगे वो भी ठीक है, एलिगेशन भी ठीक है। चैलेंज आप किसी तरीकों नहीं कर सकते, बस जहां तुम्हारी समझ काम करे वो तरीका कर लिया करो। सवाल देखो, एलिगेशन से करो कितना आसान लगेगा पता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग कर रहा हूं। सर जी मैंने खर्चा बढ़ाया 10%, आय बढ़ गई 25%। 80% खर्चा करता है, 4:1 का रेशो बनेगा क्या? 4:1 का रेशो बनेगा ना। सर जी ये 15 और ये 60 और ये 85। सवाल का उत्तर आ गया डी। ऐसे नहीं करते तो भाई, ऐसे नहीं करते तो हमारे पास और भी तरीके हैं। हमने कहा 80% खर्चा करता है, 500, 400 और 100। आय 25% बढ़ गई, 125 रुपए आय बढ़ गई तुम्हारी। 10% खर्चा बढ़ गया तो भैया सेविंग तुम्हारी 85 बढ़ेगी, और 100 से 85 बढ़ रही है, 85% आ गई। दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। ये बढ़िया है, ये और बढ़िया है। जो अच्छा लगे वो काम कर लोगे। किसी बच्चे को बताओ इस तरीके में कोई भी डाउट आ रहा हो तो। कभी फुर्सत में ना प्रीवियस ईयर की क्लास देखना, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ रखा है भाई, बहुत बार। तुम कभी प्रीवियस ईयर किताब को देखना, ये सवाल तुम्हें भर भर के मिलेगा। अच्छा इसमें जो ये डेटा दिया है तुम्हें, ऐसे ही दिया है फर्जीवाड़े में। एक्चुअल में तुमको रेशो देना चाहता है। बेटा मेरी इनकम अगर 13,500 की है, खर्चा मैं 9,000 रुपए कर रहा हूं, तो ये 4500 का मल्टीपल है क्या? 4500 से 2 बार 45 दिया 135। 3 रुपए में से 2 रुपए खर्चा, 1 रुपए की सेविंग कह रहा हूं क्या? ये वैल्यू आपको इस प्रकार देकर ना कंफ्यूज कर रहा है, और कुछ नहीं है। एक्चुअल में रेशो दिया है 45 दिया 135, 45 दूना 90, तो 3 रुपए कमाकर 2 रुपए का एक्सपेंडिचर, 1 रुपए की सेविंग, रेशो मिल गया। अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग पे एलिगेशन लगा दूं। वेतन बढ़ा है, इसको लिखना है बीच में। खर्चा बढ़ा है 7%, तो ये ज्ञात करना है बच्चों 2:1 का रेशो। इनका डिफरेंस आ रहा है बच्चों 7, यहां आएगा 14 और यहां आएगा 28। कोई आपत्ति है तो मुझे बताओ बेटा। बेसिक से कराऊं सवाल है, बेसिक से खुद कर लोगे इसको घर पे जब बैठो ना फुर्सत में, तो बेसिक से भी करना बेटा। मेरी बात को समझ लेना, ऐसे ही तुम्हें फालतू बात नहीं बता रहा हूं। तुम्हें दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए। 14 तिया 42, खर्चा बढ़ेगा 7%, 14, ये बढ़ेगा 28, 28% आ गया। दोनों पे काम करना जरूरी है। आधा अधूरा काम करोगे अच्छी बात नहीं लगेगी। मैं इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। इसमें मीन वैल्यू चाहिए, मीन वैल्यू। एक्सपेंडिचर सेविंग, खर्चा बढ़ गया 20%, सेविंग बढ़ गई 60%। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का तुम्हें रेशो पता है? 17:3 है, 17:3 है। सर जी मीन वैल्यू ज्ञात करनी है, कोई कान में बता दे तो बात हो जाए। डिफरेंस मेथड नाम की एक बात याद आ रही है? इनका डिफरेंस 40 आ रहा है, 17:3 में दौड़ोगे 34 और 6 आएगा, यहां 26% आना चाहिए। किसी बच्चे को मीन वैल्यू वाली बात क्लियर ना हो रही हो, तुरंत पलक झपकते ही बेसिक पे जा सकता है। अगर कोई मीन वैल्यू पढ़कर आ रखा है बढ़िया बात है, सबा आपने नहीं पढ़ा बेटा पुरानी क्लास को, तो मैं क्या बताऊं। अगर आपने ये नहीं कहा 15% बचाती है, 20 रुपए कमाकर लाई, 17 रुपए उड़ा दिए, 3 रुपए बचा लिए, आप ऐसा भी तो कह सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी।
अगर उसका खर्चा 20% बढ़ गया, 20% का मतलब 34 रुपए, बचत 60% बढ़ गई, बचत बढ़ गई 18, तो इसकी सैलरी बढ़ेगी सर जी 52 रुपए। 200 में 52, 26% की बात आनी चाहिए। ये ऐसे भी कर लो। अब आपने पुरानी क्लास को बेटा देखो, मैं आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं, जब 2 दिन छुट्टी से मैंने कहा था कि फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 में आप एटलीस्ट एलिगेशन की एक क्लास पढ़ लो बेटा, एलिगेशन की एक क्लास पढ़ लो ना बेटा। तो पढ़ाओ ना बेटा, पढ़ो ना। पुरानी क्लास पढ़ा चुका हूं एलिगेशन की क्लास में। अब ये कंसेप्ट तो आगे सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। तब कहोगे आपने तो बताया नहीं हमको कैसे होता है। भाई जिसको एलिगेशन पढ़ रखा है वो एलिगेशन से कर ले, एलिगेशन नहीं पढ़ रखा तो इसे से कर ले। एलिगेशन बता एक बार, एलिगेशन बता। सभा कह रही मैं सुन रही हूं, एलिगेशन बता। मेरे को आता नहीं है सभा, मैं कैसे बताऊं। भाई जिनको एलिगेशन वाली बात में डाउट है तो वो बेसिक से पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सवाल के दोनों टाइप बता रहा हूं, मैं तुम्हें बेसिक वाला भी बता रहा हूं, एलिगेशन भी बता रहा हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। भाई जिन्होंने पढ़ रखा है पहले वो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं हर सवाल पे बेसिक करवा रहा हूं ना बेटा। देखो मैंने इसका भी बेसिक बताया, इसका भी बेसिक बताया, इसका भी बेसिक बताया, इसका भी बेसिक बताया, हर एक सवाल पे बेसिक तो बता ही रहा हूं ना। क्या चिंता कर रहे हो बेटा, क्या चिंता कर रहे हो इस बात को लेकर। सुरभि 75% खर्च कर रही है, तो तुरंत ये बात समझ लिया करो बेसिक वालों, तुम्हें ये बात तुरंत पता लग जानी चाहिए। 75% खर्च करने का मतलब ये होता है क्या? अरे 75% खर्च करने का मतलब ये होता है क्या, ऐसे लिख लिया करो ना। नहीं आता परसेंटेज मारो गोली, कोई बात थोड़ी है, पर इतनी बात तो जानते ही हैं अपन। इनकम सर जी 20% बढ़ गई, 80 रुपए बढ़ेगी साहब। बचत 1% कम हो गई, अरे बचत उल्टा 1 रुपया कम हो गई, तो खर्चा तुम्हारा 81 रुपये लग गया। भाई पहले से बचत में कमी आई है, इसका मतलब खर्चा 81 रुपये हो गया, है ना। तो आपने कहा कि सर जी 300 रुपए से 81 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो 27% हो गया। बताओ अब ये इतना सब करने के बाद में ये तो आसान लग रहा होगा तुम्हें। एलिगेशन देखो, एलिगेशन में साइन का ध्यान रखना, हम बता रहे हैं बेटा, साइन पर ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर और सेविंग, आप मुझे बताना, आय को लिखूं बीच में, ये पॉजिटिव चीज है, मैंने साइन आगे तो नहीं लगाया कि आय बढ़ रही है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव ही है। बचत में 1% की कमी है बच्चों, माइनस ध्यान से लगाना। किसी बच्चे ने अगर ये माइनस नहीं लगाया तो गड़बड़ हो सकती है। और आप मुझे बताओ 75% खर्च कर रही है तो 25 सेव कर रही हो, ये शो ये बने। सर जी इनका डिफरेंस आना चाहिए 21, 3 की वैल्यू 21 तो 1 की वैल्यू 7, 20 और 7 27। तरीके दोनों ही आसान है बच्चों, आप ये नहीं कह सकते जी ये मुश्किल है ये आसान है। भाई मेरे को दोनों इजी लगते हैं, मेरे को सवाल मिलते हैं, आधे मैं इससे करता हूं आधे मैं इससे करता हूं, दोनों मेरे लिए इजी हैं, दोनों मेरे लिए इजी हैं। देखो अब ये सवाल पॉइंट्स में आ रहे हैं, दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये बात पता है। देखो ऑप्शन देख के बता रहे हैं ना कि इसमें तुम्हें एग्जामिनर थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। अब कैलकुलेशन करने में अपन डरते नहीं है, अपन सवाल बनाएंगे। 72% का खर्चा कर रहा है, क्या तुम्हें पता है ये 18/25 होता है। इनकम अगर तुम्हारी 25 है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 18 है और सेविंग 7 है। ये बात ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में पॉइंट्स में आएगी, तो मेंटली आप वो बात करने के लिए तैयार रहना। एलिगेशन किन पे लगता है बेटा? एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। आय बढ़ गई 28%, ये तो आएगा बीचों बीच में, आय बीच में आती है। खर्चा बढ़ गया जी 25% का खर्चा, और रेशो इनका 18:7 कह सकते हो क्या? रेशो इनका 18:7 कह सकते हो क्या? कोई समस्या आए तो मुझे बताओ। सर जी इनका डिफरेंस तो केवल 3 आ रहा है। अगर बेटा 3 7 की वैल्यू है तो 18 की वैल्यू क्या बनेगी? सर ये बनेगी 54/7। कोई दिक्कत नहीं। देखो एक जजमेंट होता है, तुम जब इसमें 54 में 7 का भाग दोगे तो 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 28 में जोड़ोगे तो ये 35 पॉइंट समथिंग बनेगा, 35 पॉइंट समथिंग बनेगा। मुझे समथिंग पे नहीं जाना है बेटा, 35 वाला एक ही ऑप्शन है, 35 पॉइंट समथिंग वाला एक ही है, कर लोगे ना? हाँ प्रतीक नीचे ही होती है बेटा, वो इनकम होती है। यहां एलिगेशन में बीच में दोनों का मिक्सचर आता है। तो इनकम जो होती है ना, इनकम उसमें सेविंग छुपी है, उसमें खर्चा छुपा है,
दोनों का मिक्सचर ही तो है। 20 तक की बात डन। ब्रेक, अभी रुक जाओ बेटा, मैंने उस सर दर्द की टैबलेट मंगाई है, 5-7 मिनट में स्टाफ लेकर आ जाएगा, जब वो लेकर आ जाएगा तब ब्रेक लेंगे अपना, तब ब्रेक लेंगे, तब मैं टैबलेट लेके 2 मिनट का आराम कर लूंगा, इतने मन को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, पहला काम आप मुझे बताओ, मैं इसका और इसका रेशो निकालूं क्या? इसका और इसका बेसिक निकालूं। 125 से कट रहा है 875, 125 से कटेगा 7 बार, 125 से कटेगा 4 बार। ये 125 की बातें हैं, इनको समझ लेना बेटा। इनकम 7, एक्सपेंडिचर आपका 4 और सेविंग आपकी 3 आ रही है। क्या रेशो की बात है क्या बच्चों? वेरी गुड। ये वैल्यूज तुम्हें केवल कंफ्यूज करने को दी हैं, असल में इनका कोई खास इस्तेमाल था नहीं, रेशो बनाने का काम था, वो मैंने लिया बना। अच्छा, यहां बताओ एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकी बात करता हूं। आय में 33% की वृद्धि हुई बीचों बीच में, खर्चे में 18% की वृद्धि हुई, रेशो तो 4-3 लिखना है मेरे भाई। इनमें दोनों में डिफरेंस आ रहा है मेरे हिसाब से 15 का, 3 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू 20, 33 और 20 53, प्रभु का नाम लेके बोलो, उत्तर सवाल का बी आएगा। ये सवाल दुनिया पेपर में छोड़ दिया करती जनाब, ये सवाल लोग बाग छोड़ दिया करते भाई साहब, और बेसिक से करने वाले बच्चे 87,500 में 33% बढ़ाने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं भी वेतन खर्चा भी 18 बढ़ा है, इसका 18%, फिर बचत कम करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए भाई, ये सब करेंगे तो शाम हो जाएगी भाई। परसेंटेज को देखने में किसी प्रकार की चिंता मत करो, बड़े ध्यान से सवाल पढ़ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 27.7/9% बचाता है, 27.7/9% बचाता है, 3/11 नहीं है, नहीं है। अगर आप 3/11 कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो बेटा, इसका मतलब आप जल्दबाजी में हो, आप चीजों को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। मैंने तुमको यह बताया था कि 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, तो 3/11 का मतलब बनेगा, ये बनेगा 27 सही 3/11। ऐसे जल्दबाजी वाला काम करोगे तो नंबर कट जाएंगे बेटा, ब्लेम आके मास्टर को दोगे कि सर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया तो हमने गलत कर दिया। 27 सही 3/11 की बात होती है, तुमने केवल 27 देखकर 3/11 बोल दिया। अरे मेरे बच्चे, बटा में 9 भी तो देखो, बटा में 11 आना चाहिए ना। हो गया, वहां कुछ और लोग भी तो होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, इतना काम तो हो गया अपना। अब देखो इससे आगे की बात करता हूं, बात पे गौर करना। पहली बात तो मुझे 27 सही 7/9 को किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया हो तो 5/18 आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। सर बाय चांस मान लो हमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो हम क्या करें, तरीका क्या होगा? देखो इसका फिर बेसिक तो है जिंदाबाद बेटा, कुछ नहीं आता मान लो एक बार के लिए, तो 27 को 9 से गुणा कर लो बेटा, 243 का 7 जोड़ोगे तो 250/9 होता ही है, गुणा में परसेंटेज का 1/100 होता ही है। ये मैं तब बता रहा हूं बेटा वोरेस्ट कंडीशन, ये मैं तो बता रहा हूं वोरेस्ट कंडीशन, जब मान लो आप इस बात को जज ही नहीं कर पा रहे, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं। वैसे तो जज करना चाहिए। क्या आप सब लोगों को 5/18 की बात समझ में आ गई? ओ बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात पता लग गई। 18 रुपए करके आता है, 5 रुपए बचाता है, 13 रुपए मार्केट में उड़ा देता है। आपने कहा हाँ, इससे हमारी बात कंफर्म है। यदि उसकी इनकम 6 से 7 हो जाए बेटा, अगर उसकी इनकम 6 से 7 हो जाए, 6 से 7 का मतलब क्या होता है कि पहले अगर वो 18 कमाता था तो अब 21 कमाने लगे क्या? अरे पहले अगर वो 6 कमाता था तो अब 7 कमाए, पहले कमाता था 18 तो अब कमाए 21। तो किस अनुपात में उसका बचत में बदलाव होगा? खर्चा भी 20% बढ़ जाए, पहले खर्चा 13 रुपए का था, अब 20% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा तो खर्चा हो जाएगा बेटा 2 साथ बढ़ेगा 15.60। अगर अब इसकी इनकम की बात करूंगा तो 5.40 रुपए इनकम आएगी। अब इसकी सेविंग की बात करोगे तो ये आएगी। सर पुरानी इनकम 5, सेविंग 5 रुपए, नई 5.4 रुपए, रेशो की बात करोगे
तो 25-27 कह सकते हो क्या? 25-27 कह सकते हो क्या? सर जी इनकी जो सेविंग पुरानी और नई है ना, 25:27 में आनी चाहिए, 25:27 में आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हमारी टैबलेट आ गई है, निम्योस्लाइड टैबलेट, निम्योस्लाइड। चलो अब समय है जब 5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद में आगे की बात ट्राई करते हैं। ऐसा 5 मिनट के ब्रेक के बाद आगे की बात को ट्राई करते हैं।
हाँ जी भैया, आगे बढ़े। अरे बेटा, इनकम आपकी पहले 18 रुपए थी, 13 रुपए का खर्चा और 5 रुपए की सेविंग। अब इनकम 6:7 में बढ़ गई कि पहले इनकम 6 थी तो अब 7 हो गई। पहले इनकम 18 थी तो अब इनकम 21 हो गई। पहले इनकम 6 थी अब 7 हो गई। इसका मतलब पहले अगर 18 थी तो 21 हो गई ना। 6 से 7 होने का मतलब क्या होता है कि बिफोर 6 आफ्टर 7। तो पहले इनकम 18 थी, अब 21 हो गई, खत्म। वैसे ही खर्चा है, खर्चा 20% बढ़ गया। तो 13 रुपए में अगर 20% 2.6 बढ़ाओगे तो 15.6। सेविंग 5.4 रुपए की। तो पुरानी सेविंग और नई सेविंग में रेशो कितना बनेगा? रेशो सामने ये आ गया। अगर आप इसको एक जीरो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 130 50 कर लो, 210 तो ये बन जाएगा 156 और ये बन जाएगा 54। ये लो। अब पुरानी और नई सेविंग में रेशो 50 और 54 रेशो चाहिए तो 25 और 27 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ओके रिपोर्ट है। आओ देखो, बात को समझो। सिर्फ और सिर्फ रेशो की कहानी सवाल में यूज की गई है। सवाल जैसा भी हो आपको ट्राई करना आना चाहिए। आपको सवाल में यह पता है कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है। 20% कम का मतलब यह होता है कि अगर 5 है तो ये 4 है। सी की इनकम ए और बी की योग का 70% है। बच्चों ये अगर 10 है तो ये 7 है। डी की इनकम सी की इनकम से 25% ज्यादा है, ये 4 है तो ये 5 है। कुल मिलाकर तुम्हें रेशो को ही मर्ज करना है। ए और बी का जोड़ इसमें तो आ रहा है 9, इसमें 10। इसका 10 से गुणा कर दें, इसका 9 से गुणा कर दें। सर जी ये बन गया 40 और 50, ये बन गया 63 और ये बन गया 90। अब देखो सी की बात करो ना, तो सी इसमें आ रहा है 63, इसमें आ रहा है 4, बराबर करो। तो इसका गुणा फिर से आप 4 से कर दीजिए और इसका गुणा कर दो आप 63 से। आपका डेटा ऐसा बनेगा 160। बी आ गया बच्चों 200। सी आना चाहिए 63 गुणा 4 252 और डी आना चाहिए 315। ये इन सबका रेशो आ गया। हमने रेशो को ही बराबर किया और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा, रेशो को ही मर्ज करने का काम करा है। 23,000 रुपए क्या है? 23,000 रुपए सर जी बी और डी का डिफरेंस है, इनका अंतर है 115 की वैल्यू। एक ही इनकम पूछी है, 160 की वैल्यू पूछी है, तो आपको सवाल में वैल्यू सिस्टम तो लगाना आता ही होगा। 200 बार कटेगा, 16 दूनी 32, 32,000 रुपए उत्तर बन गया। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तरीके पर कमांड करनी है। परसेंटेज का यूज तो केवल इतना सा था कि 20% कम है, 70% कम है, ये बात पता लग जाए। और बाकी तो बेटा आपको इसमें रेशो को इक्वल करना आना चाहिए। जो चीज कॉमन है वहां से पकड़ के बातें इक्वल किया करते हैं, दैट्स ऑल। देखो पी अपने वेतन का 95% उड़ा दे रहा है, क्यों अपने वेतन का 85% खर्च कर दे रहा है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, बचत उनकी समान है। पी के वेतन का तो 5% और क्यू के वेतन का 15% बराबर है क्या? कैसे पता? भैया पी ने 95% खर्च करा है तो सेविंग तो 5% किया होगा। क्यू ने 85 खर्चा किया है तो 15 सेविंग किया होगा। तो आप मुझे इतना बता दीजिए बेटा, क्या मैं इनको 3 से काटकर P बराबर 3Q, P और Q का रेशो 3:1 कह सकता हूं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर जी कि उनकी बचत समान है। P का वेतन क्या है? टोटल 1,20,000 रुपए। अगर 4 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। उत्तर सबका ही आ रहा होगा ना बेटा? जो बच्चे पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका भी तो आंसर आ रहा होगा ना। पेपर में इसी प्रकार की बातें मिलने वाली हैं। आजकल के जो एग्जाम का लेवल है वो इसी प्रकार की कहानी पर चल रहा है बच्चों। सुनो, कुमार का वेतन 30,000 रुपए प्रति महीना है। इसका 25% भोजन किराए पर और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स चुकाने पर भी देता है। तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपए की बचत करता है। तो बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है? देखो ऐसा है, आप स्टार्टिंग में अपनी इनकम को 100 कह सकते हो, 100 कह सकते हो। फूड और रेंट पर इसने 25% का खर्चा कर दिया, तो अब इसके 75 बच गए बेटा, 75 बच गए। इसमें से इसने एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च कर दिया 20%,
15 रुपए खर्च कर दिए, 60 रुपए रह गए। कितने रह गए? 60। कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स भी दे दिया, कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स भी दे दिया, तो 55 रुपए इसके पास सेविंग होनी चाहिए। हाँ। सवाल कहता है जी तीनों कटौतियों के बाद में 8,000 रुपए की बचत करता है, 8,000 रुपए की अभी सेविंग कर रहा है बच्चों, अभी भी ये तीनों कटौतियां कटने के बाद भी 8,000 रुपए की सेविंग कर रहा है। तो आप बताओ बचत के पास उसके पास कितने रुपए बचे? देखो 30,000 रुपए सैलरी थी बेटा, इसका 55% इसके पास आज भी होना चाहिए क्या? तीनों कटौतियों के बाद में 55% तो बचना चाहिए। आपने कहा जी 55 या 165, 16,500 रुपए बचने चाहिए। 8,000 रुपए इसने सेविंग वाले अकाउंट में डाल दिए कि ये मेरी सेविंग है, सेविंग करके भी इसके पास इतने पैसे बच गए क्या? अरे फूड पर और रेंट पर इसने पैसे खर्च करें, एजुकेशन पर खर्च करें, इनकम टैक्स दे दिया। ये तीनों कटौतियों के बाद में 16,500 बचते हैं। 8,000 रुपए की सेविंग वाले में कर दिया तो 8,000 सेविंग भी कर दी भाई, तो भी 8500 रुपए बच गए, तो भी 8,500 रुपए बच गए। यहां तक की बात क्लियर? हाँ। अब देखो इसमें खेल है बच्चों वैल्यू एज्यूम करने का, ये पूरी कहानी वैल्यू एज्यूम करने की है। ऐसा अब ये कह रहे जी ठीक है, पहले देखो 3/5 भी ज्ञात करना है। हाँ, अब जितना बचेगा उसका 20% भी 3 लोगों को देना है, टोटल तुम्हें 60% अभी भी देना है बेटा। 3/5 उसने विविध खर्चों पर खर्च करा, तो टोटल को क्या मानूं? मुझे बताओ टोटल को क्या मानूं? 125 मान लूं? तो मेरे को 3/5 3/5 3/5 3 बार करना है, 3/5 3 बार करना है, तो बटा में 5 5 5 3 बार कटना चाहिए। 5 5 5 को देखकर 125 मान लो, आपका मन करे 250 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस 125 के लिए कंफर्टेबल हो ऐसा काम कर लेना। एक बच्चा कह रहा है 250 का मन कर रहा है, 250 मान लो, मैं कह रहा हूं फ्रीडम है। 125 तक पहुंच गए ना, आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा इसका मतलब बताओ इसने वाइफ को कितने पैसे दिए? इसका 60%, 150 रुपए दिए वाइफ को, कितने बच गए बेटा? 100। कितने पैसे दिए? 100 रुपए। 3 बच्चे हैं, देखो सबको 20% दिया है, दिया ना, प्रत्येक को 20% दिया है बेटा, प्रत्येक बच्चे को 20% दिया है, तो टोटल 60 रुपए दिए होंगे क्या? 40 अभी बाकी हैं। अरे 3 बच्चे को 20 20 20 दूंगा, तो बेटा तीनों बच्चों को मिला के 60 रुपए दे दिए ना मैंने, 20 20 20 40 रुपए आज भी बाकी है मेरे पास। बची राशि का 3/5वां हिस्सा मिसलेनियस खर्च कर दिया बेटा। अब ये मिसलेनियस पैसे लगा दिए इसने, इसका 3/5 यानी कि 60%, 24 रुपए और उड़ा दिए, अब 16 बच गए। सवाल कहता मेरे पास 9600 बच रहे हैं, मैं कहता हूं भैया 16 ही बच रहे हैं, भैया 16 ही बच रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? 250 थे बेटा, 16 छिक्का 96, 600 बार कटेगा, 25 छिक्का 150, आगे 3 जीरो भी आएंगी, 1,50,000 रुपए। सारा खेल किस बात का है? खेल है एज्यूम करने का। आप टोटल को 100 मानोगे ना बेटा, तो लास्ट वाला कंटेंट थोड़ा तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन अगर 100 मानने की बजाय 250 मान लिया तो चीजें आपके लिए आसान हो गई। बात समझ रहे हैं आप? आपका घर पे मन करे ना, आप एक्सपेरिमेंट किया करो, आप सवाल 100 मान के भी किया करो, देखा करो कि उसमें हमें कहां समस्या आ रही है, उसमें हमें कहां दिक्कत आ रही है, सवाल में पॉइंट्स बन जाएंगे। और कई बार बच्चे पॉइंट्स में गलती कर जाते हैं, बस उस पॉइंट से बचने के लिए अपन ने 250 वाला काम किया था। ठीक, हाँ प्रैक्टिस से ही होगा, बिल्कुल होगा बेटा। 125 से तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, 125 से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, ए की इनकम 40% बढ़ गई, बी की इनकम 30% बढ़ गई, और इनकम में रेशो कितना है? इनकम में रेशो है जी 3:2। आपको पता है सर जी इनका डिफरेंस 10 आ रहा है, 10 को तोड़ोगे 6 4 बनेगा, तो इधर 36% आना चाहिए क्या? इधर 36% आना चाहिए क्या? सर बेसिक से क्या बनेगा? देखो ए की इनकम बी की इनकम, ए बी से 50% ज्यादा है, 30 20 मान लो, चाहो तो 300 200 मान लो, मैंने मिलाकर इनकम मान ली 50 रुपए। ए की इनकम बढ़ गई 40%, 12 रुपए बढ़ गई।
बी की इनकम 30% बढ़ गई, 6 रुपए बढ़ गई। सर जी इनकम बढ़ी है 18 रुपए, तो 18 रुपए बढ़ी है, 50 रुपए से बढ़ी है, गुणा में 100 और परसेंट लगाओगे तब भी उत्तर सेम आ रहा है क्या? बेसिक भी आसान है, एलिगेशन भी आसान है। ये आपके वो सवाल चल रहे हैं जिनमें एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात आ रही है बच्चों। है तो परसेंटेज का पार्ट, किताब में कहीं सवाल पढ़ोगे ना मिक्स मिलेंगे, मैंने तोड़ तोड़ के दे दिए ताकि उस टाइप पर, उस तरह की बातों पर आपको पूरी जानकारी पता लग जाए। सुनो, रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपए ज्यादा होती, भास्कर की आय वर्तमान आय से 2000 रुपए ज्यादा होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता। तो रनिता और भास्कर की सामूहिक संयुक्त आय कितनी है? तो इसमें तुम्हें एक बात महसूस हुई, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल कुछ ऐसा क्लिक हुआ, होना चाहिए क्लिक। रनिता की आय का 40% बराबर है दोस्तों भास्कर की आय का 56%। नहीं हुआ तो बेटा क्लास करना बेकार है दिव्या। अगर मैं 8 से काटूंगा 7, 8 से काटूंगा 5, रनिता और भास्कर का अनुपात 7:5 आएगा। ये इनकी सैलरी का या इनके वेतन का या इनकी आय का स्टार्टिंग का अनुपात है, स्टार्टिंग का अनुपात है। गणित बेटा कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। गणित के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है कि आप इनको बेसिक से पढ़ने का प्रयास करें, स्टार्टिंग से बातें पढ़ेंगे। जो बच्चा मेरे साथ मैथ्स के पहली क्लास से पढ़ रहा है, क्या उसके लिए चीजें ट्रांसपेरेंट होने लगी? क्या उसको ये पता लगने लगा कि मुझे किस सवाल में कब क्या करना होता है? चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं भाई। जब मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ पा रहा हूं ना, तब भी आपके सामने रेशो काम आ रहा होगा, तब भी रेशो काम आ रहा होगा। अब मैं कहता हूं सर जी अगर रनिता की आय 800 रुपए बढ़ जाए, भास्कर की आय 2000 रुपए बढ़ जाए, तो इनके इनकम का अनुपात 4:3 बन जाएगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब ये कोई एक्सक्यूज की बात नहीं होती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। बेटा तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब ये कोई एक्सक्यूज की बात नहीं है। मैं अनअकैडमी पर जॉब कर रहा हूं, ये मेरी जॉब है, ये मेरा टास्क है, ये मेरी ड्यूटी है। और आपने बोला सर आपने आज क्लास क्यों नहीं ली? मैं बोलूं मेरे से टाइम नहीं निकला। भाई टाइम देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज। टाइम किसी के पास नहीं होता, खाली इंसान कोई नहीं होता। टाइम आपको अपने शेड्यूल के लिए निकालना पड़ता है बेटा, आपकी प्रायोरिटीज पे। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मेरे पास एक तो आपकी क्लास चल रही है ना, एक मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आ गया कि भाई बात करते, तेरे से बात करनी है। तो मेरे लिए इस टाइम की प्रायोरिटीज आपकी क्लास है, मेरे को उससे बात करना प्रायोरिटी नहीं है। मैं बात क्यों कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए ये मुद्दा जरूरी है। 7 या 21, 5 का 20, सर इनका डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। कैसे आएगा? 7 या 21, 5 का 20, मैंने इनका डिफरेंस लिया है, मैंने इनका डिफरेंस लिया है और कुछ नहीं करा। सर जी अब इनका करना है, देखो 8000 और 2400, 8000 का और 24 का डिफरेंस आएगा 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5600, 5600 आ गई ऐसा। तो आपने कहा जी रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है? बच्चों 12 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 12 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है क्या? 5600 गुणा 12 करना है, 2 जीरो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, गुणा कर 560 और 112, 672, 67200 उत्तर बनना चाहिए ऐसा। क्या आपको थोड़ी बहुत बात क्लिक होने लगी ना? मैंने रेशो को पहले इसीलिए करवाया था कि आप इन चीजों को आगे यूज कर पाए, पढ़ पाए बेटा। बढ़िया बात है जी। देखो अब इसने सोचा कि बच्चे तो सवाल सारे कर रहे हैं, मैं थोड़े सवाल को टफ करता हूं। तो ये टफ करने की कोशिश की गई, ये पॉइंट्स में जानकारी दे दी बेटा कि इनकम इतने परसेंट बढ़ गई, खर्चा इतने परसेंट बढ़ गया। एलिगेशन से कुछ मुश्किल नहीं है, एक्सपेंडिचर और सेविंग लगाओ। खर्चा कितना बढ़ा है? 20%। इनकम बढ़ी है बच्चों 20.1%। 0.1 की बात पे ध्यान देना, 0.1 वाली बात चल रही है। आपने कहा जी इनमें 65% खर्चा करता है, तो बेटा 13 रुपए की सेविंग और 7 रुपए की, 13 रुपए का खर्चा, 7 की बचत करता है। आपने कहा जी इनका डिफरेंस आ रहा है 0.1, कितना आ रहा है? 0.1। बच्चों 0.1 अगर 7 की वैल्यू है, 13 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आएगी जी 1.3/7, यहां आनी चाहिए 1.3/7। यही बनना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, यही बात बननी चाहिए क्या?
अच्छा, आपको पता है ये संख्या 20.1 छोटी है तो ये इससे बड़ी आएगी। 20.1 में आपको जोड़ना पड़ेगा 1.3/7। लगभग आप अपने ऑप्शन से भी अप्रोच ले सकते हैं। अरे इसका उत्तर जो आएगा 20 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। सी उत्तर आप कैसे बता सकते हैं बेटा? सी उत्तर देने वालों, ओ मेरे बच्चों, सी उत्तर देने वालों, 1.3 में जब तुम 7 का भाग दोगे, तुम्हें लग रहा है ये नंबर 1 से बड़ा आएगा? तुम्हें लग रहा है ये नंबर 1 से बड़ा आ जाएगा? अरे ये 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। और 20 पॉइंट समथिंग में 0 पॉइंट समथिंग जोड़ूंगा तो 20 पॉइंट समथिंग रहेगा ना बेटा। 21 तक जाने का तो मतलब ही नहीं है। अरे 21 तक तो जाने का मतलब ही नहीं है मेरे भाई, 21 तक तो जाने की संभावना ही नहीं है। अब 21 उत्तर कैसे कर सकते थे? अरे अगर तुम कैलकुलेशन भी करते मेरे भाई, हालांकि तुम्हें ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं ये सब करने का कभी इच्छुक नहीं होता, फिर भी अगर कभी आप करो तो तुम्हें इतना सब करना पड़ेगा। मेरे को तो ये सब करना उचित लगता नहीं है। 142/7 करूंगा तब भी देखो 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और कॉमन सेंस तुम्हें क्या कह रहा है कि 1.3 के बटा में 7 ना, लगभग लगभग इसका उत्तर 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसमें 0 पॉइंट समथिंग जोड़ूंगा तो 20 पॉइंट समथिंग बनेगा। उत्तर ए बन गया। उत्तर को अप्रोच करना भी आपको आ रहा है ना बेटा? गलती मत किया करो, जी दुखता है मेरा। तुरंत सवाल कर पाओगे? तुरंत ऐसे पलक झपकते ही? मन तो कर रहा है मैं आपको ये सवाल दे दूं होमवर्क के लिए, पर मैं डरता हूं कि कहीं कल कोई बच्चा ले नहीं आए कि हमसे तो हुआ नहीं, आपने सवाल कैसे करवाया था। ये 20% लिखना है, ये 29% लिखना है। आपको पता है 3:1 आना चाहिए। सर जी ये 9 आ रहा है, ये 27 बनना चाहिए, ये 56 बनना चाहिए। सस्ती करी बेसिक से बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आए। आपने सर 50 सवाल करवा दिए होंगे अब तक, पर मेरे को तो समझ में नहीं आए। बेसिक से बताओगे तो ही बात बनेगी। अरे कितने सवाल, मैं इसीलिए तो तुम्हें बेटा घर से सवाल करने को देता नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम्हें ये सवाल अगर मैं घर से करने को दूंगा फिर कल की क्लास में फिर करवाने पड़ेंगे। हालांकि इससे पहले इसके जैसे 15 सवाल बता दिए, लगभग इसके जैसे ही 15 सवाल बता दिए, पर नहीं, बेसिक से तो बताया नहीं आपने, बेसिक से तो बताया नहीं। सही बात है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने बेसिक से तो बताया नहीं बेटा। 25% बचाती है। अच्छा ये 25% अगर सेव कर रहे हैं तो सृष्टि ये 400, 300 और 100 करना समझ में आ जाएगा कि ये भी नहीं आएगा बेटा? ये 400, 300 और 100 करना आ जाएगा क्या? अच्छा चलो शुक्र है भगवान का, ये बात तो आ रही है। खर्चा 20% बढ़ गया, खर्चा बढ़ेगा 60%। आय 29% बढ़ गई हुई, 116 रुपए बढ़ गई, तो इसका मतलब सेविंग हो जाएगी 50 रुपए एक्स्ट्रा। 56 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए से 56 रुपए। ओ भाई साहब उत्तर ये बन गया। सैटरडे को मैंने लड्डू को सिखाया कि टाइम कैसे देखते हैं। सैटरडे को मैंने सिखाया बेटा फोन में ना, अभी मतलब उसको भी क्लॉक में नहीं आता, ये फोन में टाइम देखना, फोन में कि फोन में टाइम कैसे देखते हैं। ये 39 हो गए बेटा, ये 40 हो गए, ऐसे देखना बताया। अब वो जब भी मैं फोन उठाएगी ना, पापा हुई 39 हो दे, मैं तो क्या हो गया, हुई 39 हो दे पापा, लेट हो गए। तेरे को कहाँ जाना है, कहाँ लेट हो गई? जैसे ही कोई फोन मिल जा रात को 10 बजे, पापा हुई दोनों जीरो हो गई, तो जीरो हो गई, हाँ तो क्या हो गया, हुई देख अब 0-1 हो गया, अब 1 हो गया। मैं कह रहा भाई साहब गजब। तो मेरी बातों में आधी बातें तो उसकी आई जाती हैं। मन तो मेरा कर रहा है तुम्हें सवाल दे दूं घर से करने को ये वाला, पर एक थोड़ा मन में डर भी है, थोड़ा मन में डर भी है कि कहीं कल की क्लास में करवाना नहीं पड़ जाए। फिर भी मैं सीने पे पत्थर रख के तुम्हें ये सवाल दे देता हूं, घर से कर लेना, दे दो, कोशिश करना। मैं फिर भी कह रहा हूं कि बाय चांस तुमसे ना बन पाए तो मैं हूं आपकी सुविधा के लिए, चिंता मत करो। अगर मैं लगातार 1 से लेकर 30 तक के सारे सवाल देखो करवाए बेटा, नजर मारो शीट पे, 1 से लेकर 30 तक के सारे सवाल करवाए ना, तो मुझे 31वां करवाने में कोई हर्ज नहीं है। जानता हूं कि सेम प्रकार का सवाल है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करना। तो कई बार ना आप ऐसा डेटा देखकर डर जाते हो, घबराने की बात नहीं है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, तो ये कोई चिंता की विषय नहीं होते हैं। देखो लेस करना आना चाहिए ना, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है।
अरे नहीं बेटा, 7 बजे तक पूरा पढ़ाऊंगा, फिर कल छुट्टी है ना, कल जाना भी तो बाहर। 20% इनकम बढ़ गई, इनकम को लिखना है बीच में। बचत बढ़ गई 9 सही 3/8%, और खर्च करती है बेटा 68, तो बचाएगी 32, 17:8 कह दूं। अब ये सब काम देखो आपको करना आना चाहिए बेटा, अब ये काम करना आना चाहिए। अब ये काम नहीं कर पाओ भाई साहब तो मेरे लिए संकट भारी है, मेरे को सवाल में ज्यादा चिंता बनेगी। ऐसा हो जाएगा सवाल इसके बाद, या अगला स्टेप भी करके बताओ। देखो यहां आएगा 10 सही 5/8, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 85/8। 85/8 अगर 17 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू क्या बनेगी सर जी? यहां पे आना चाहिए 5 और यहां पे आना चाहिए 25, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने बता दिया है, बाकी तो आप ट्राई कर ही सकते हो। पढ़कर बताओ क्या करना चाहिए, क्लास में करना चाहिए या खुद से करोगे? थोड़ी बहुत जान अपनी भी लगाओगे ना बेटा सवालों पे, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, थोड़ा बहुत प्रयास तो करोगे ही। और जब सवाल तुमसे बनने लगेंगे तो मन में लड्डू फूटेगा। सुनो, ये क्वेश्चन भाई साहब पेपर में भर भर के दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सवाल दिया, अलग अलग एग्जाम में सवाल दिया। ध्यान से देखना, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था, ठीक ठाक सैलरी कमा रहा आदमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मदों पर खर्चा करता है बच्चों। एक होता है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खर्च, जिसे अपन ई से डिनोट करते हैं। एक होता है टैक्स, कर, जिसे टी से बोलते हैं। और एक होता है परोपकार, यानी कि फिलैंथ्रोपी, से पी से करते हैं। रेस्ट वर सेविंग, और बाकी पैसा बचा सेविंग में। देखो एक बंदा क्या करता है बेटा, जितने पैसे कमा के लाता है ना, उनको वो ऐसे उड़ा देता है कि इतने इतने खर्चे ऐसे करती है, ठीक है। कुछ पैसा वो ई पर, टी पर, पी पर, एस पे लगाता है। अब पहली बात, ई इनकम का 50% है, मैं इसकी इनकम को एक बार 100 मान लूं, आपको कोई एतराज ना हो दोस्तों। दिव्या बातों को छोड़कर बेटा सवाल करने पे ध्यान दे लो तो ज्यादा अच्छी बात है, मेरे हिसाब से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उससे। ई आय का 50% है बेटा, ई कितना करूं, 50 क्या, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ टी, टी के बारे में क्या कह रहा है? टी ई का 20% है। देखो टी कोई इनकम का 20% नहीं है, टी ई का, ई को अगर मैं 50 मान रहा हूं, इसका 20% तो 10 आएगा। लैंग्वेज का खेल है बेटा, जो टी वाला खर्चा है ना वो इनकम से नहीं कह रहा, वो ई का 20% कह रहा है। अच्छा पी टी का 15% है, पी टी का 15% है, 15% तो इसका 1.5 आएगा। आप अगर पॉइंट से नहीं डरते हैं तो ऐसे सवाल कर लो। किसी को पॉइंट को देखकर बुखार चढ़ रहा हो बेटा, तो फिर वो बेसिक वाली बातों से 1000, 500, 100 मान के करे, कोई दिक्कत। अच्छा एक बंदे ने 50 रुपए कमाए थे, सॉरी माफ कीजिए 100 रुपए कमाए थे, 50 रुपए इनकम कर दी, सॉरी खर्चा कर दिया, 10 का और कर दिया, 1.5 का और कर दिया, टोटल इसने 61.5 रुपए लगा दिए। तो अभी भी अगर मैं सेविंग की बात करूंगा तो 38.5 रुपए इसकी सेविंग है, इतने रुपए बचा के बैठा ही आदमी। अब आगे की बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब उसकी आय 40% बढ़ गई, अब बेटा नए सिस्टम में उसकी आय हो गई 140, तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। ई का औसत स्तर क्या था? ई था पहले इनकम का 50%, आज भी 50% है, 70 आएगा। लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, इनकम अगर बढ़ी है ना, ही क्या बोला, व्हेन ही सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40% ही मेंटेन द एवरेज लेवल ऑफ ई। उसने ई जो थी ना उसका लेवल सेम रखा। लेवल सेम का मतलब वो 50 बढ़ा तो इसने इनकम का 50% खर्चा इसमें कर दिया, 70 रुपए खर्चा कर दिया। टी ई का 30% हो गया भाई साहब, टी का मान 21 आएगा क्या? वेरी गुड। पी टी का 20% हो गया, इसका 20% 4.2 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। सर जी 140 रुपए कमाकर लाया आदमी, खर्चा कितना कर दिया? 91, 95.2 का खर्चा कर दिया, तो ये आपके सामने 444.8 रुपए की सेविंग कर रहा है क्या? घटाना तुम्हें आना चाहिए, घटाना तुम्हें आना चाहिए बेटा। तो ये बता दो मुझे, पुरानी और दोनों नई सेविंग निकाली मैंने। अब देखो नई बचत पुरानी बचत से कितने % अधिक या कम है बेटा? पहली बात, नई बचत पुरानी बचत से ना है तो ज्यादा, लेस वाली तो कोई बात नहीं है।
लेस वाली तो कोई बात नहीं है तो ज्यादा। कितने परसेंट ज्यादा है सर? कैलकुलेशन करें? मैं कह रहा हूं मत करो। देखो ये 38.5 है, ये 44.8 है, लगभग लगभग इनमें 6 का अंतर है, लगभग लगभग इनमें 6 का अंतर है। सर जी 38.5 का 10% तो आएगा 3.85, तो 10% से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, 10% से अधिक बात बन रही है ना, 10% से ज्यादा वाला उत्तर कर लें। ये मुझे क्यों करना है बेटा? जब ऑप्शंस में इतना गैप है तो तुम्हें पूरी बात थोड़ी किसी साबित करनी है। अरे मेरी बात सुनो रे भाई, बाद वाली इनकम ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 6.3, कितने से? 38.5 से। तो ऑब्जर्वेशन वाला कंसेप्ट है जी अंकित भैया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब तुम्हें पता है 385 का 10% भी निकालूंगा तो बेटा 38.5 बनेगा, ऊपर लिखा है 63। सर जी उत्तर 10% से तो बड़ा ही बनेगा, 10% से तो बड़ा ही बनेगा, 10% से कम बड़ा बनेगा, तो मेरे सवाल का उत्तर 16.4 आ गया। कैसे आ गया? पता लग गया ना। अब कैलकुलेशन नहीं करनी है, गुणा भाग नहीं करना है। अरे भाई जैसे देखो, एक तुम्हें ना मैं बढ़िया बात बता रहा हूं, जब कभी डेटा का परसेंटेज ज्ञात करना होता है ना, तो कई बार बच्चा क्या कैलकुलेशन में अटक जाता है, उसको ना ये परसेंटेज का जजमेंट नहीं हो पाता। तो मैं तुम्हें ना एक बढ़िया सी चीज सिखा रहा हूं, 10 मिनट का तुम्हारा टाइम तो लूंगा, इसका यूज बहुत मिलेगा तुम्हें। और जो कहानी मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूं ना बेटा, इसका तुम्हें यूज मिलेगा डीआई टॉपिक में। डीआई पढ़ोगे ना आगे बेटा, ये डीआई पेपर में काम आती है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको डेफिनेटली काम मिलता है। बताऊं कैसे मिलेगा? सुनो। अरे भैया कल छुट्टी पे हूं भाई, कल एक दोस्त की बेटी का जन्म दिवस है, बुलाया है उसने, मान सम्मान विद फैमिली बुलाया है, तो जाना पड़ेगा भाई। सुनो मेरी बात, कई बार तुमने देखा होगा सवाल बेटा ऐसा कि ना 5 फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन दिया जाता है 2018 में, फिर उन्हीं 5 फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन 2019 में दिया जाता है, फिर वो कहते हैं कि बताओ 18 का प्रोडक्शन 19 के प्रोडक्शन का कितने परसेंट है। तो आप 18 वाले जोड़ते हो, 19 वाले जोड़ते हो, मान लो तुम्हारा डेटा ऐसा आ गया कि 3247 बटे 4571 गुणा 100, ऐसे। तो बच्चा क्या करता है बेटा, ऐसे डेटा को देख के घबरा जाता है कि यार मेरे को तो इसकी टेबल ही नहीं आती, 4571 तो कट भी नहीं पाएगा, काटूं कैसे। तो वो इस सवाल को देख के अपने बाल नोचता है कि मैं करूं क्या, टेबल टूबल में तो है ही नहीं। तो हमें ना इनके लिए एक जजमेंट चाहिए होता है। मैं तुम्हें एक आर्ट सिखा रहा हूं, एक कला सिखा रहा हूं। ये कला सीखोगे तो डीआई में हवा में उड़ते फिरोगे बेटा। इस बात को अपन करेंगे बाद में, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे मेरे पास कोई भी संख्या है XYZ, मैं ये मान लेता हूं 15,431, है ना, कुछ भी मान लिया। तुम्हें इस नंबर का 10% ज्ञात करना आता है बच्चों? 10%, कोई भी नंबर का तुम्हें 10% ज्ञात करना आता है, कैसे करते हो बताओ? सर जी राइट साइड से एक स्थान छोड़कर पॉइंट चिपका दिया करो, बस। राइट साइड से एक स्थान छोड़कर पॉइंट चिपका दो। 1% करना आता है? 1%, हाँ, राइट साइड से 2 स्थान छोड़कर पॉइंट चिपका देते हैं सर। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 10% और 1% ज्ञात करना तो इजी है, इजी है ना। मैं आपका समय कतई वेस्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, ये बहुत फायदे वाली बात बता रहा हूं और तुम्हें इसका एहसास होगा। हो सकता है आज ना हो, कुछ टाइम बाद हो, पर होगा। 10% और 1% ज्ञात करना सब बच्चों को आता है, मैं मानूं कि इसमें दिक्कत नहीं है। बच्चा मन में सोच रहा है कि सर ये सब तो आता ही है, वो डिवाइड करना नहीं आता, वो बताओ। देखो मैं तुम्हें जो आर्ट सिखा रहा हूं ना, इससे एग्जैक्ट उत्तर की बात नहीं होती है। हमारा पेपर है बच्चों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि हमें ऑप्शंस में से एक उत्तर देना है। तो ऐसे में हमारे सामने ऑप्शंस मिलते हैं और अक्सर ऑप्शंस में गैप होता है, करीब करीब उत्तर नहीं होता। हमें जाना है एरिया ऑफ आंसर पे कि उत्तर की रेंज डिसाइड हो जाए। रेंज मिल जाती है तो बात बन जाती है। तो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, तो ये रेंज से ही सॉल्व हुआ है, इसको रेंज से ही आंसर बनाया है, तो ये रेंज तुम्हें लगानी आनी चाहिए, ये सिखा रहा हूं। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे को ना बेटा 4571 5283 का कितने परसेंट है ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये बात आनी चाहिए। तो 10वीं क्लास में कोई तुमको एरिया ऑफ आंसर नहीं सिखाता, चिंता मत कर भाई, वहां बेसिक वाली बातें होती है। आप क्या देखो बेटा, एक बात जानते हो ना कि 5283 से चेक कर रहे हो, से चेक कर रहे हो, तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 5283 अपने आप में क्या है बच्चों? 100% है। अब ऊपर लिखा है 4571, यानी कि 100% से कम रिजल्ट आएगा ना। आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो 100% से तो कम आएगा ना। कितना कम आएगा? अगर ये बात बन जाए तो मुद्दा बन जाए। कितना कम आएगा? ये बात बन जाए तो मुद्दा बन जाए। मैं क्या करूंगा बच्चों, इनका लूंगा डिफरेंस, इनका लूंगा डिफरेंस।
आप बताओ 4500, 5200, 712 का डिफरेंस है क्या? 712 का डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ। तुम्हें एक बात पता है कि 5283 का 10% 528.3, पॉइंट को मारो गोली, पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, लगभग बात कर रहा हूं ना, लगभग मैं एग्जैक्ट उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट्स में जा लगभग। आपने कहा करीब करीब 200 की कमी पड़ रही है सर। देखो अगर करीब करीब 200 की बात करूं ना, करीब करीब, तो आपको पता है इस नंबर का 1% तो आएगा 52 और 3% बनेगा सर जी, 3% कितना बनेगा? 52 या 156, करीब करीब। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर 52.8 करोगे, 52.8 का 3 गुना करोगे तो वे समझ में आने लगेगा, करीब करीब 158 बनेगा, लगभग, एग्जैक्ट नहीं करना है। 13% की वैल्यू बच्चों आप समझ पाओगे क्या? 6 1 हासिल, 4 3 और 5 8, 686। यानी कि करीब करीब आपके मन में एक बात आई कि हमारा उत्तर जो है ना वो 100% से 13-14% कम आएगा, 13-14% कम आएगा। यानी ये जो परसेंट बनेगा 86 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा, 86 पॉइंट समथिंग बनेगा। आपके फोन में एक कैलकुलेटर दिया है बच्चे, एक बार भाग देके चेक करो ना कितना उत्तर आ रहा है। एक बार आप भाग देकर चेक करो, मुझे बताओ एग्जैक्ट कितना उत्तर आ रहा है बच्चे, जल्दी बताओ। देखो बच्चे कह रहे हैं 86.522। मैं लगभग अपने उत्तर के करीब तो पहुंच ही गया ना। अगर कोई बच्चा इसमें डिवाइड देकर, भाग देकर चेक करे ना बेटा, 3 दिन तक गुणा नहीं कर पाएगा इनका। और इस तरीके से अपन ने क्या करा, लगभग एक रेंज डिसाइड कर ली, लगभग एक एरिया निकाल लिया। थोड़ी सी बात समझ में आई तुम्हें? एक नहीं श्याम, मैं 5 एग्जाम्पल सोच रहा था, तुमने कहा एक एग्जाम्पल और, तो मैं एक और कर दूं, बस काम खत्म। मैं तो सोचा था 5 करवाऊं। 8 9 4 3 बटा में 9 2 7 5, ये बताओ 5 वाला बेटा तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो, ये नहीं, ऐसे बताओ। उत्तर 100% से तो कम आएगा ना, उत्तर 100% से तो कम आएगा ना जी। कितना कम आएगा? अपन क्या करते हैं बाबूजी, इनका अंतर निकालते हैं। अंतर 9 में 3 गए 6, 7 में 4 गए 3, 82 में गए 336। आप मुझे बताना 92.79 का 1% करीब करीब 92 या 93 आएगा क्या? सर 92.79 या 93 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लगभग मान रहा हूं बेटा। 92.79 आएगा जिया, थोड़ा सोचो। अगर मैं इसका 4 गुना कर लूं, 360 और 12 372, आपने कहा नहीं सर ज्यादा हो गया ये तो आपको पता है ये जो 336 है ना, ये 3% और 4% के बीच में आएगा। ये मेरे नंबर के 3 और 4 के बीच में आएगा। मैं गारंटी से कहता हूं उत्तर 96 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 96 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। अब चेक कर लो बेटा, आप डिवाइड करके देख लो। कह रहे 96, ये 93 कौन कह रहा है भैया? मैं गारंटी दे सकता हूं 93 उत्तर कभी आ ही नहीं सकता। बच्चे कह रहे हैं 96.37। क्या बच्चों आप एरिया ऑफ आंसर के करीब पहुंच गए ना? और ये डेटा ऐसा मुश्किल है भाई कि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने तरीका बताया इससे तुरंत हो गया। कितना टाइम लगा? 15 सेकंड, 20 सेकंड। 15-20 सेकंड में अगर ये सम सॉल्व हो गया तो फायदे की बात है, नुकसान नहीं है बेटा। पेपर ऐसे तेज होता है, पेपर ऐसे तेज होता है। आई बात समझ में? अच्छा थोड़ी एक बात और बताता हूं, फायदे वाली बात है, आगे चलकर याद करोगे कि हाँ मास्टर तो ठीक था, एक हमने मना कर दिया पढ़ने के लिए। थोड़ा डिफरेंस देता हूं ज्यादा, ये लो ऐसे सुनो। देखो बहुत करीब नहीं जाना, लगभग लगभग इनका डिफरेंस 1500 आ रहा है क्या? 6800 और 1500, 02 को मारो गोली रे। हमें तो 1500 की बात करनी है, 1500 बन जाए तो बात बन जाए। ये देख लो 1500 कितना परसेंट है सर जी? इसका 10% बनता है 835.9, 835 ही मान लो, करीब करीब इतना बन गया। हाँ सर। अच्छा 1% होता है 83 पॉइंट समथिंग, 83 मान लो, 84 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, करीब करीब। कितनी कमी पड़ रही है? आप कहना 635 की कमी पड़ रही है, करीब करीब इसका 8 गुना और करना पड़ेगा, 18% करना पड़ेगा। सर जी हमारा उत्तर जो बनेगा ना वो 82% के आसपास बनेगा। एक बार चेक करके बताओ तो 82 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों ने सॉल्व कर लिया, कह रहे 82.031 आ रहा है। मैंने जजमेंट से क्या बताया कि 82% के आसपास आएगा। आया मजा बात का? अरे वाह। हाँ अब ना ये 1%, ये 10%, ये मेंटली होने चाहिए। ये तरीका उनके लिए फायदेमंद है जो 1%, 10% ये काम दिमाग में कर पाते हैं।
सर जी मेरे को तो 1% नहीं आता, मैं क्या करूंगा? तो भैया नहीं कर पाएगा तो कोई इलाज नहीं है बेटा। और जो बच्चा इस तरीके पे सवाल ना कर पाए ना, उनके लिए मेरे पास एक तरीका और भी है। अगर ये समझ में नहीं आया, अगर इसमें कोई डाउट है, एक तरीका और बताऊं बेटा, एक तरीका और बताऊं। जो कह रहे हैं ना हमको एक तरीका और बताओ, इसका मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा बेटा। सेकंड तरीका यही होता है, फिर आप 6857000 लिखकर इसको 8359 से डिवाइड कर लेना। अब मेरे तो बस की बात है नहीं, तुम कर लेना बेटा, मेरे को तो आता नहीं है करना ये। भाई जिसको ये मेरी ये जादू वाली बात समझ में नहीं आई ना, फिर वो इससे कर लेना बेटा। आधे घंटे में सवाल बनेगा, तब कहेंगे हाँ अब मजा आया, अब ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने आपको बेटा कला बताई है ना, थोड़ी इस पर मेहनत करना, थोड़ी इस पे देखो। ये चीजें ना बेटा, ये चीजें लोगों से आपको फास्ट करती हैं। सिलेबस में ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा, क्वेश्चन के बीच में काम आ जाएगा। हाँ, हमें कैसे पता लगे सही करा गलत करा? आप पहले क्या करना बच्चे, पहले अपनी कॉपी में ना ऐसे आसान आसान चीजों को लिखना। जैसे 369 लिख दिया, बटा में 423 लिख दिया, और ये सोचना कितने परसेंट है। इनको काटना मत, आप एक बार तो अपना प्रयास करना, उसके बाद आपके पास तो कैलकुलेटर है, वेरीफाई कर लेना। हाथों हाथ वेरीफाई करना कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। चलो मुझे बताओ एक बार, इन दोनों में लगभग कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे? लगभग कितना डिफरेंस आ रहा है? आप कहना जी 13 में 9 गए 4, 11 में 6 गए 5, और सर जी मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? 13 में 9 गए 4, 11 में 6 गए 5, बस इतना ही डिफरेंस है सर जी, इतना ही डिफरेंस है। चलो 423 का 10% तो बनेगा 42.3 है। मारो गोली, नहीं चाहिए मेरे को। 12 की कमी पड़ रही है सर, 12 की कमी पड़ रही है, तो करीब करीब 3% और चाहिए, तो ये बन जाएगा उत्तर अपना बनेगा ना, वो 87% के करीब बनेगा। चेक करके बताओ तो 87 बन रहा है क्या? हाँ, 87.23 ज्ञात कर दिया ना। अब कभी बड़े बड़े सवाल की कैलकुलेशन आए तो तुमको बात पल्ले पड़ेगी कैसे करा मैंने। ये सवाल तो आपको आते, बताते नहीं हो आप, अलग बात है ना, आते तो हैं आपको, बताते नहीं हो। 63/385 वाला सवाल था। टिक तो बहुत सारी आती हैं आपको, छुपा के बैठे रहते हो। सुनो, अब देखो इसमें मेरे को ऑप्शन दिख रहे, एक तो 16 पॉइंट कुछ परसेंट था, एक 8% कुछ था, तो मैं इनमें से चूज क्या करूं? तो मेरे को पता है ना, ऊपर 63 लिखा है भैया, 38.5 से तो बड़ा ही है, तो बड़ा ही है, तो मैं ये काम करूंगा, मैं इस पे क्यों जाऊंगा बेटा, इतना ही तो काम कर लो, मेहरबानी है, बल्ले बल्ले है। शीट नंबर 4 कम्युनिटी में अपलोड कर रहा हूं, बाकी के सवाल ट्राई कर लेना। अगली मुलाकात एक दिन बाद होगी दोस्तों, कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिस वाली शीट भी साथ में डाल दूं बेटा, शीट दोनों डाल दूं, प्रैक्टिस वाली भी वो वाली भी, ताकि कोशिश तो कर लेना। जो इनकम एक्सपेंस सिखाया है वो आज और कल परसों मुलाकात 5 बजे होगी, इतने में दोनों शीट कर लेना, दोनों शीट कर लेना, जितनी बने बढ़िया बात है ना। तो मैं हूं तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हारी सहायता के लिए आपकी सेवा में हाजिर। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।